शिमला में 8वें राष्ट्रीय पुस्तक मेला में हैं और यहाँ पर इस मेले का आयोजन प्रतिवर्ष की तरह ओकार्ड इंडिया और हिमालय मंच द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय स्तर के अनेक प्रकाशक इस मेले में शामिल हुए हैं और बहुत सारे लेखकों की पुस्तकें, लोकप्रिय शीर्षक यहाँ देखने पढ़ने को मिल रहे हैं और प्रकाशकों का और पाठकों का यहाँ संवाद भी हो रहा है। कुछ प्रकाशक भी यहाँ पहुँचे हैं शिमला में और मेले में एक संवाद की बहुत अच्छी स्थिति यहाँ बनी हुई है। साहित्यिक कार्यक्रमों के आयोजन भी हो रहे हैं। पिछले कल एक कार्यक्रम यहाँ मेले में संपन्न हुआ जिसमें स्कूल के बच्चों को लेकर के कुछ साहित्यिक चर्चा भी हुई और उनकी कविताओं को भी सुना गया और उसमें मुख्य अतिथि रही हैं वाणी प्रकाशन की कार्यकारी अध्यक्ष अदिति माहेश्वरी गोयल जी, जो इस समय हमारे पास विद्यमान हैं। हम इस समय रिज पर पुस्तक मेला में हैं और यहाँ आसपास सारे प्रकाशक हैं, उनके स्टॉल्स हैं, बहुत सारी किताबें यहाँ पर हैं और पाठक और विक्रय के लिए यहाँ पर सारा माहौल बना हुआ है। तो हम बात करना चाहेंगे इस समय अदिति माहेश्वरी गोयल जी से कि वे संभवतः पहली बार शायद यहाँ शिमला मेला में आई हैं, तो उनका, क्योंकि उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े मेलों में प्रतिनिधित्व किया है, भारत का प्रतिनिधित्व किया है, वाणी प्रकाशन का तो ये सब जगह प्रचार प्रसार विस्तार चल ही रहा, पूरे देश में भी और विदेशों में भी बहुत बड़े बड़े मेलों का आयोजन होता है। तो शिमला में ये पधारी हैं, तो हम शिमला मेला के बारे में थोड़ा सा इनसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपका यहाँ का अनुभव किस तरह से रहा है और आपका जो है वाणी प्रकाशन का स्टॉल भी यहाँ पर है। हिमाचल के प्रकाशकों की, लेखकों की भी पुस्तकें इसमें आपने डिस्प्ले की हैं, तो आप शिमला पुस्तक मेला को अपने नज़रिए से कैसा देखती हैं? शिमला बचपन से ही एक ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान परिवार के साथ आने की जगह थी। ये ज़रूर था कि जब हम यहाँ मम्मी पापा के साथ आते थे तो बहुत समृद्ध साहित्यिक संस्कृति से भी यहाँ जुड़ते थे, क्योंकि उनके साथ सभी के साथ मिलना जुलना सब होता था। लेकिन इस बार पाठकों के बीच एक अलग अनुभव है शिमला आने का। मुझे लगता है कि हिमाचल के युवा बहुत पढ़ रहे हैं और उनके बीच पुस्तक संस्कृति को लेकर चेतना तो है, लेकिन उपलब्धता की कमी है। ऐसे में हम बहुत आभारी हैं हरनोट जी के और हिमालय साहित्य संस्कृति मंच के कि इतने व्यापक रूप से इतने सारे लोगों को जोड़ा और इतने सारे प्रकाशकों को साथ में लेकर आए, बुक सेलर्स को साथ में लेकर आए। क्योंकि देखिए, कोई भी राष्ट्र तभी उन्नति करता है जब उस राष्ट्र की पुस्तक संस्कृति बची रहती है और उसे प्रोत्साहन भी मिलता रहे। लेखक, जैसा कि बहुत मानक की बात है और ये सब लोग मानते भी हैं दुनिया भर में, जो आज कोई नहीं देख पा रहा, लेखक भविष्य को देखकर उसको एनालाइज कर सकते हैं। उनके पास दैविक वरदान भी है, उनका अध्ययन भी है कि लेखक ही एक समाज का मार्गदर्शन करते हैं और अगर उनकी लिखी पुस्तकों के लिए ही जगह कम हो जाएगी कहीं पर, तो वो एक पतनशील समाज की निशानी मानी जाएगी। एक उद्यमान और चेतन समाज वही है जहाँ पुस्तकों के लिए, लेखकों के लिए, पुस्तक संस्कृति से जुड़े लोगों के लिए, चाहे वो प्रकाशक हों, चाहे संपादक हों, चाहे प्रिंटर हों, उनके लिए एक सम्मानजनक जगह बनी रहे। शिमला आकर हिमाचल प्रदेश के युवाओं से जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। कल जैसे कि आपने कहा अपने इंट्रोडक्शन में कि हमने बाल साहित्य पर एक जो कार्यक्रम हरनोट जी ने और हिमाचल मंच ने और आप सभी के सानिध्य से वो आयोजित हुआ, यहाँ के स्कूल के बच्चों ने, मैं सुनकर दंग रह गई कि चौथी, पाँचवीं, सातवीं तक के बच्चों ने, 8वीं तक के बच्चों ने स्वरचित कविताएं जिस कॉन्फिडेंस के साथ हमारे सामने पेश की, हिंदी में, अंग्रेज़ी में, वो सच में आश्चर्य में डालने वाली बात है। हमें सच में महानगर में बैठ के लगता है कि शायद बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं,
लेकिन हमें लगता है कि कल मैंने ये सीखा कि दिल्ली, बम्बई में भी भारत के और महानगरों से अगर हम कुछ इतर जाएं तो बहुत आश्वस्त करने वाली परिस्थिति है। बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत अपने तरीके से अपनी बात को समाज के सामने रख रहे हैं। उन्हें मंच की आवश्यकता है और ऐसे में जिस प्रकार का कार्य आप कर रहे हैं और आपने हमें भी अपने साथ जोड़ा, ये तो बस हम धन्यवाद कहें आपको। और आने वाले समय में ये मंच और व्यापक हो और विराट रूप धारण करे और जिस तरीके से आप सब मिलकर एक अगली पीढ़ी भी नर्चर कर रहे हैं जो मंच को आगे बढ़ाए, वो भी बहुत सराहनीय योग्य है। और इसी तरह से बस किताबों का कारवां आगे बढ़ता जाए। आपने अभी बात की है कि शिमला में युवा और बाल रचनाकार बहुत अच्छी रचनाएं कर रहे हैं, लेकिन शिमला में क्योंकि इस तरह के प्रकाशकों का अभाव है और स्थानीय स्तर पर वो प्रोत्साहन, वो सम्मान नवोदित बाल लेखकों को नहीं मिल पाता है। आपने कल घोषणा भी की है कि इस तरह की जो अच्छी रचनाएं अगर आप तक पहुंचती हैं, आती हैं, तो आप वाणी का जो आपका युवा कार्यक्रम प्रकाशन का रहता है उसमें कुछ प्रोत्साहन देने के लिए प्राथमिकता से कुछ विचार करेंगी। तो क्या ये संभव हो पाएगा आपके माध्यम से? हम आने वाले समय में शिमला के उन नन्हे मुन्ने रचनाकारों की रचनाओं को पढ़ पाएंगे? बिल्कुल। ये कल जो मैंने सुना और जिस तरीके की प्रस्तुतियाँ कल हुई, उसके बाद हालांकि मेरे वक्तव्य का दौर कुछ अंत में शुरू हुआ था, लेकिन मैं कार्यक्रम के बीच में ही ये घोषणा करना चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि युवा वाणी जो हमारा उपक्रम है, जो कि लगभग 30 वर्षों से अधिक निरंतर कार्य कर रहा है और जिसमें से प्रकाशित लेखक आज हिंदी साहित्य के बड़े कीर्तिमान हस्ताक्षर माने जाते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि आज जो युवा है कल कालजयी बनने का अंकुर उसी में है। हमें सिर्फ उनकी यात्रा में उनका साथ देना है और इसी मंतव्य से, इसी भावना से हम युवा लेखनी के साथ हैं। और कल जो बच्चों को हमने सुना और जिस प्रकार के अभिव्यक्तियाँ उन्होंने प्रस्तुत की, मुझे लगता है कि पूरे भारत में, पूरी दुनिया में डिजिटल माध्यम से पहले और फिर प्रकाशिकीय माध्यम से, छपाई के माध्यम से हम उन बच्चों को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। और कहीं ना कहीं आप देखिएगा, ये तो एक छोटा सा पौधा रोपने वाली बात है, उसको सही हवा, पानी, सूरज मिले तो वो पौधा एक दिन बहुत बड़ा वृक्ष बन सकता है, स्वस्थ वृक्ष बन सकता है जो फल भी देगा और छांव भी देगा। तो ये अंकुर जो आप रोप रहे हैं, उसके लिए खाद, हवा, पानी की जो व्यवस्था एक प्रकाशक के रूप में वाणी प्रकाशन ग्रुप कर पाएगा, हम आपके साथ हैं। जी, हम इस समय शिमला के रिज पर हैं। यहाँ पर्यटकों की काफ़ी भीड़ भी है और शाम तक धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ती जाएगी और रिज के मध्य में ही भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी मूर्ति लगी है और आप देख भी पा रहे होंगे। वाणी प्रकाशन ने एक राजनेता, साहित्यकार, पत्रकार अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत छापा है। बहुत सारी इनकी प्रकाशित पुस्तकें हुई हैं वाणी प्रकाशन समूह के माध्यम से। ऐसे में हम ये ज़रूर अदिति जी से जानना चाहेंगे कि वाणी प्रकाशन के माध्यम से इन्होंने अटल जी को जो जीवंतता प्रदान की है और उससे वाणी की भी प्रसिद्धि हुई है, ये सारा जो सिनेरियो है उसको आप कैसा देखते हैं? अटल जी वो नेता हैं जिन्हें किसी भी प्रकार की सार्थकता, किसी भी प्रकार की कालजयी निर्मिति की आवश्यकता नहीं है। अटल जी अपने आप में व्यापक युग पुरुष हैं और वो एक ऐसे नेता हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी विचारधारा से ऊपर है। वो राष्ट्र नेता है, वो सभी के नेता हैं, जाहिर है वो हमारे भी नेता हैं। अटल जी पर जो भूतपूर्व नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी और अब प्रधानमंत्री म्यूज़ियम के नाम से जो संस्था जानी जाती है, देश की प्रीमियम रिसर्च संस्था है, उसमें उसके सानिध्य से, उनके सहयोग से हमने संसद में अटल जी श्रृंखला प्रकाशित की है, जिस जो एक में 9 खंड हैं और जिसमें
अटल जी के सभी वक्तव्य जो संसद में दिए गए उनके कार्यकाल में, उनके युवा काल से लेकर अंतिम वक्तव्य तक सब उसमें दर्ज हैं। और अब अगली श्रृंखला जो तैयार होने जा रही है वो है संसद के बाहर अटल जी। प्रधानमंत्री संग्रहालय के मदद से ही यह तैयार हो रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी श्रृंखला है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा युवा आज देश के निर्माण में, देश के भविष्य में अपना योगदान दे रहे हैं। हम अभी चुनाव पूरे हुए हैं और हमने देखा कि युवाओं की इसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसे देखते हुए अटल जी के बारे में इस देश को जानना, उस प्रकार की ग्रेसफुल लीडरशिप को जानना, स्टेट्समैनशिप को जानना हमारे युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसलिए इस श्रृंखला के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं और वाणी प्रकाशन ग्रुप और प्रधानमंत्री संग्रहालय की ओर से हम दावत देते हैं हमारे सभी देश के युवा पाठकों को कि वो इन पुस्तकों से ज़रूर गुजरें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बहुत पुरानी स्टैच्यू यहाँ शिमला के रिज पर स्थापित है, वो दिख रही है। और ऐतिहासिक चर्च हम पीछे देख पा रहे हैं। और सबसे ऊपर की चोटी पर अगर आप जाकर देखें, जो एक ऐतिहासिक मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ पर भव्य दिव्य मूर्ति हनुमान जी की भी हम देख पा रहे हैं। तो इस दृष्टि से शिमला एक बहुत ऐतिहासिक नगर है। और इस समय हम पुस्तक मेला में हैं, शिमला में, जो आजकल 8वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला चल रहा है। और इस अवसर पर अदिति जी, जो शिमला में बचपन से आती रही हैं, आज भी यहाँ पर पुस्तक मेले में हैं। तो हम थोड़ा सा इनसे ये जानना चाहेंगे कि तब का शिमला और अब का शिमला ये कैसा महसूस कर रही हैं। और प्रकृति और ये जो आप कह सकते हैं विकास और आज की जो वर्तमान युग की भाग दौड़ है, उसमें वो शिमला को किस हालत में देख रही हैं और उनकी अपना विचार क्या है। शिमला बचपन से ही एक ऐसी जगह रही है जहाँ हम पारिवारिक रूप से कुछ समय बिताने पिताजी और माँ के साथ यहाँ आते थे गर्मियों की छुट्टी में। और जाहिर है कि मॉल रोड और रिज एक ऐसा इलाका था जहाँ आने का सपना हम साल भर देखते थे। यहाँ पर पहले घोड़े पर, जब हम बहुत छोटे थे तो पिताजी घोड़ा गाड़ी भी हमको घुमाते थे। और यहाँ का जो पीछे चर्च है या जाखू हिल्स पे हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर भी हम पूरी चढ़ाई करते थे। शिमला आके सबसे बड़ी बात हमें लगती थी, बहुत प्रेस्टिजियस जो जगह है वो IIAS और हिमाचल यूनिवर्सिटी का कैंपस, वहाँ ज़रूर पिताजी और माँ हमको लेके जाते थे और हमें पता चलता था कि देश की कितनी बड़ी साहित्यिक संपदा इन जगहों पर सुरक्षित की गई है। आज भी IIAS का बोलबाला पूरी दुनिया में है। और मुझे याद है कि बचपन में हम सभी के परम आदरणीय श्री कृष्ण कुमार जी के सानिध्य में हमारी कुछ दिवाली की छुट्टियां बीती थीं। और आंटी इतने प्रेम से अपने घर में अपने बच्चे की तरह हमारे साथ मुझे रखती थी। और उस पर सबसे बड़ी बात ये होती थी कि कृष्ण कुमार जी के साथ जब शाम के खाने के बाद साहित्यिक चर्चाएं होती थी, उनमें एक मुझे बहुत अच्छे से याद है, वो इतनी गंभीर बातें समालोचक की दृष्टि से करते थे। उस समय हम बहुत छोटे थे, हमें पता नहीं था कि हम कितनी बड़ी शख्सियत के साथ बैठे हैं। विजयदान देथा जी और उदय प्रकाश जी के साहित्यिक यात्रा में किस प्रकार की समानताएं हैं, उन्हें क्यों जानना ज़रूरी है, अगर भारत जानना है तो इन दोनों लेखकों को क्यों जानना है। एक बड़ा मुद्दा जो उनके साथ बातचीत में निकल के आया कि महादेवी वर्मा जी ही इकलौती महिला कवि छायावाद के आंदोलन में क्यों हैं और उनकी क्या महत्वता है, और ऐसे कौन से हस्ताक्षर हैं जो छायावाद से छूट गए। ऐसी बहुत सी बातें उनके साथ होती थीं। और आज जब पीछे मुड़ के देखते हैं, लगभग 2 दशक का समय निकल गया, तो समझ आता है कि ये छोटे छोटे इन्फ्लुएंसेस कितने बड़े होते हैं जीवन में उनका। मुझे लगता है कि पहाड़ का जीवन बड़ा मुश्किल जीवन है। शारीरिक रूप से यहाँ रहना और यहाँ पर रोज़गार कमाना, मुझे ये इस बात का दिन प्रतिदिन महसूस होती है ये बात कि पहाड़ी युवा बहुत मेहनती होते हैं। आप देखिए कि पहाड़ों पर चढ़ना, उससे उतरना, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो वहाँ तक सुविधा पहुँचना, बारिश आ जाए तो अपना जनजीवन यहाँ पे संभालना, बर्फ़ में और
भीषण गर्मी में, दोनों ही मौसमों में सामान्य रूप से चलते रहना, आजीविका कमाना, ये बहुत मुश्किल काम है। और जहाँ तक पहाड़ों का सवाल है, हम देखते हैं कि पहाड़ी युवक देश में विदेश में जहाँ भी जाते हैं वो नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं, क्योंकि उन्हें मेहनत करने की आदत बचपन से होती है। और यही मैंने कृष्ण कुमार जी के साथ रह के बहुत नज़दीक से देखा, और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि ये सुंदर बचपन उनके साथ बीत गया। वाणी प्रकाशन ने शुरू से ही हिमाचल प्रदेश के लेखकों को उभारने में, उनको प्रोत्साहन सम्मान देने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और हिमाचल का साहित्य वाणी प्रकाशन के माध्यम से भारत में, पूरे विश्व में पहुंच पाया है और पाठक उसको बहुत पसंद करते हैं, बहुत अधिक उनकी लोकप्रियता है। हाल ही में S.R. हरनोट, जो हिमाचल के प्रख्यात कथाकार हैं, कवि भी हैं, अब कविताएं भी काफ़ी लिखने लगे हैं, छप रही हैं उनकी कविताएं भी, और कथाकार और उपन्यास के रूप में तो वे पूरे साहित्य जगत में चर्चित हैं। उनकी पुस्तकें नदी रंग जैसी लड़की और कीले कहानी संग्रह वाणी प्रकाशन से छपा है। हम अदिति जी से जानना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश के लेखन को लेकर S.R. हरनोट को केंद्र में रखते हुए, और साथ में जो अन्य पुस्तकें उन्होंने हिमाचल के संबंध में प्रकाशित की हैं, उसके संबंध में उनका विचार क्या है? हरनोट जी का नाम जब भी सुनाई देता है, जहन में आता है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि एक जो चित्र हमारे जहन में उतरता है वो है हिमालय खुद। क्योंकि हिमालय तटस्थ खड़ा रहता है बैकग्राउंड में, कभी कुछ लेता नहीं है, सिर्फ देता है। और हिमालय की सोच, हिमालय का व्यक्तित्व, अगर हिमालय एक व्यक्ति होता तो वो ऐसा ही होता, हमें ऐसा नहीं। हिमालय के आंचल में जनजाति फलती फूलती है, संस्कृतियाँ फलती फूलती हैं, और हिमालय किसी से कुछ मांगता नहीं है, उपेक्षा नहीं रखता। तो ऐसे में ही ऐसा ही कुछ व्यक्तित्व हमारे हरनोट जी का मैंने जाना। कुछ वर्षों से मुझे मौका मिला है उनके साथ काम करने का, उनकी पुस्तकों को प्रोड्यूस करने का, और मैंने ये देखा कि जितना भी उनके साथ जुड़ी हूँ, एक सहज व्यक्तित्व, एक उदार व्यक्तित्व, घर के बुजुर्ग जैसा व्यक्तित्व, लेकिन सबको साथ में लेकर चलने वाला व्यक्तित्व उनका है। अब जैसे देखें आप, जब हम वाणी पृथ्वी श्रृंखला हमने शुरू की, जो वाणी प्रकाशन का उपक्रम है, जो कि पर्यावरण और जनजातीय जीवन को समर्पित है। कोरोना काल में हमें लगा कि हिंदी में ऐसी पुस्तकों की खासी कमी है। मैंने हरनोट जी के सामने पेशकश रखी कि सर, आप पहाड़ों के पर्याय हैं। हम जो हम लोग पहाड़ी इलाके में रहते हैं, हम लोगों के लिए अगर हम पहाड़ को जानते हैं, हिमाचली संस्कृति को जानते हैं, आवाज़ को जानते हैं, साहित्य को जानते हैं, हम आपको जानते हैं, क्या वहाँ से जुड़ा हुआ, क्योंकि इतनी पेड़ कटे। कोविड के कुछ समय ही पहले मैं कसौल तक आई थी, और मैं उस समय चंडीगढ़ से जितने पेड़ काटे जा रहे थे 8 लेन फ्लाईओवर बनाने के लिए, NH बनाने के लिए, मैं देखकर दंग रह गई। मैं बचपन से जिस शिमला में के लिए आती थी और जितने पेड़ दिखते थे, उसके चौथाई पेड़ भी अब नहीं दिखते हैं। और उसी के ऑब्जर्वेशन के चलते मैंने हरनोट सर के सामने ये अपनी चिंता व्यक्त की कि सर, ये तो बहुत बुरा हो रहा है, और ऐसे में आने वाली पीढ़ी के लिए पहाड़ क्या बचेगा, पहाड़ में पानी कैसा बचेगा। कसौल से हम ऊपर आना चाह रहे थे, हमें आप समझिए कि पौना दिन लग गया शिमला में एंट्री लेने के लिए। क्यों? उस दिन शिमला में पानी की बहुत किल्लत थी, तो वाटर टैंकर्स जा रहे थे और उस वजह से ट्रैफिक जैम था। तो मैंने ये सब बात पूरी सर को बताई, तो उन्होंने कहा अच्छा, मैं कुछ तैयार कर रहा हूँ, आपके लिए भेजता हूँ। और तब नदी रंग जैसी लड़की मेरे पास पहुँची। तो जब मैंने पूरी किताब पढ़ी तो मुझे लगा कि जादुई यथार्थवाद का ऐसा अद्भुत उपयोग एक प्रयोग के रूप में उभर सकता है, हमें उम्मीद कम थी। हम गैब्रियल गार्सिया मार्केज को जादुई यथार्थवाद के पर्याय समझते हैं। हिंदी साहित्य में उदय प्रकाश जी ने जिस प्रकार का एक्सपेरिमेंटेशन मैजिक रियलिज्म के साथ किया, और विजयदान देथा जी ने किया, जैसे कि मैंने कुमार कृष्ण जी के वक्तव्यों में समझा था। ये किताब पर्यावरण को साथ में लेते हुए जादुई यथार्थवाद के साथ
ऐसा प्रयोग करती है कि हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इसमें स्त्री अस्मिता का प्रश्न है, इसमें बिगड़ते हुए पर्यावरण की बैलेंस का प्रश्न है, और इसमें आने वाली पीढ़ी के सामने कितनी बड़ी समस्याएं हैं उसका एक निराकरण भी है ऐसा। और हरनोट जी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, वो सुलझाते हैं चीज़ें, और यही उनकी लेखनी में भी दिखाई देता है। गुत्थी को गुथा हुआ नहीं छोड़ते हैं, वो हमें इस किताब में एक विकल्प देते हैं कि हम भविष्य में कुछ अच्छा कर सकते हैं। इस किताब की चर्चा मैंने लंदन पुस्तक मेले में की थी और कई लिटरेरी एजेंट्स तक ये किताब पहुंचाई। उन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन वो अंग्रेज़ी का एक अनुवाद चाहते हैं जिस पे हम निरंतर कार्यरत हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हरनोट जी की लेखनी आने वाले समय में बहुत कुछ अच्छा हिमाचली जिसे बोलते हैं कोटरी को बहुत एक अच्छा भविष्य दे सकती है, और युवा भी उससे बहुत कुछ सीखेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। साथ ही उनका कहानी संग्रह कीले भी हमने पहले प्रकाशित किया था। ये पुस्तक मेले में ही आया था कुछ साल पहले, और बहुत इसका धूमधाम से स्वागत हुआ था नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में। बहुत चर्चा रही और खूब लोगों ने आके प्रेम से ख़रीदा। उस पर सोशल मीडिया पे बहुत कुछ रिव्यूज़ लिखे। आप अमेज़ॉन पे जाएंगे तो उसमें भी बहुत रिव्यूज़ हैं किताब के ऊपर, बड़े पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं। अमेज़ॉन जैसे वेबसाइट्स को हम ऐसे मानते हैं कि आम पाठक वहाँ अपनी आवाज़ रख रहा है, और जब वहाँ पे पॉजिटिव रिव्यूज़ होते हैं, 4.5 से ऊपर रिव्यूज़ होते हैं, हमारी सेल्स और मार्केटिंग टीम और एडिटोरियल टीम को ये समझ आता है कि किताब सच में बहुत अपनी जगह बना रही है मजबूती से। वहाँ किताब ने अपना परचम लहराया है, और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में भी हरनोट जी की किताबें ऐसे ही पाठकों के बीच छुपी रहेंगी। अभी आपने अमेज़ोन की बात की है, और हम यहाँ पुस्तक मेले पे आपके वाणी के स्टॉल पर ही खड़े हैं, और यहाँ बहुत सारी पुस्तकें चारों ओर हमारे पास हैं जिनको लोग खरीद भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। और ये निरंतर प्रक्रिया प्रकाशन की, लेखन की और विक्रय की चलती रहती है। ई बुक्स इंटरनेट पर अमेज़ोन आदि जहाँ से पुस्तकें अवेलेबल हो पा रही हैं, मिल रही हैं, आप भी उसमें विक्रय कर रहे हैं। और इस तरह का जो मेलों में पुस्तकें बिकती हैं, इन सबको देख कर के पुस्तकों की स्थिति, लेखन, प्रकाशन और विक्रय की दृष्टि से, प्रचार प्रसार की दृष्टि से और समग्र दृष्टि से आप इसका मूल्यांकन किस तरह से करना चाहेंगे? जितना मैंने आपके प्रश्न को समझा, शायद आप ये जानना चाह रहे हैं कि छपी हुई मुद्रित पुस्तकें और डिजिटल पुस्तकें का भविष्य कैसा है साथ में। जी। मुझे लगता है कि दोनों या तीनों फॉर्मेट्स ही साथ में चलेंगे। पाठक हर जगह हैं, और कुछ पाठक ऑडियो बुक के रूप में किताब पढ़ना चाहते हैं, कुछ ई बुक के रूप में पढ़ना चाहते हैं, कुछ मुद्रित पुस्तकों के रूप में पढ़ना चाहते हैं। तो हम हर जगह पाठकों के लिए पुस्तक लेकर उपलब्ध रहना चाहते हैं। हालांकि विश्व का जो प्रकाशन का डेटा है, जो बुक सेलर मैगजीन और बुक सेलर ट्रस्ट जारी करता है यूनाइटेड किंगडम में और अमेरिका में भी, उनके हिसाब से मुद्रित पुस्तकें ही भविष्य हैं। डिजिटल पुस्तकें बहुत ज़्यादा कारगर नहीं रहीं, और एक्सपेरिमेंटेशंस बहुत हुए। कोविड के दौरान सेल भी बहुत बढ़ी, हमारी भी ई बुक्स की सेल कुछ हुई, लेकिन जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ और पुस्तकों की उपलब्धता फिर से हो गई, ई बुक फिर से लोगों ने पढ़नी बंद कर दी। तो मुझे लगता है कि मुद्रित पुस्तकों का जादू, एक हाथ में किताब पकड़ने का संस्कृति, एक प्रेम किताबों के प्रति, वो वही है जैसा पीढ़ियों में था, और शायद भविष्य में भी पीढ़ियों के साथ वैसा ही रहेगा। जी। अभी हम अदिति महेश्वर जी से बात कर रहे थे शिमला बुक फेयर के दौरान वाणी के स्टॉल पर। इन्होंने अपना अनुभव, शिमला के साथ जुड़ी यादें, वाणी प्रकाशन की उपलब्धियां और भविष्य की योजनाएं, और जो आजकल वर्तमान में इंटरनेट में और पुस्तक मेलों का जो प्रारूप सामने है, विभिन्न विषयों पर बहुत अच्छी तरह से बेबाकी से अपने विचार साझा किए हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो इनकी सोच है, इनका चिंतन है, और जो वाणी प्रकाशन लेखकों, पाठकों के लिए समर्पण भाव से पुस्तक की दुनिया में विश्व स्तर पर कर रहा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रशंसनीय है। हम इस संवाद के लिए, इस बातचीत के लिए अदिति महेश्वर जी का हिमालयन डिजिटल मीडिया की ओर से अत्यंत धन्यवादी हैं। नमस्कार। आपका बहुत